नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ शुभेदु सिंह। 2020 में शुरू हुई महामारी ने 2022 में भी देश और दुनिया के पसीने छुड़ा दिए। तीसरी लहर से पूरे देश में हाहाकार मचा है और लगातार चौथे दिन संक्रमितों का आंकड़ा 1 लाख के आंकड़े को पार कर चुका है, जबकि 145 मरीजों ने इस दौरान अपनी जान गंवाई है। हरियाणा के हालात भी कुछ अच्छे नहीं हैं। तीसरी लहर के चलते प्रदेश में संक्रमण तेजी से फैल रहा है। महज 9 दिन में ही एक दिन की संक्रमण दर 9 गुना बढ़ चुकी है। 31 दिसंबर को संक्रमण दर 1.17% थी, जो अब बढ़कर 10.64 हो चुकी है। और विशेषज्ञों का यह कहना है कि अगर लोग इसी प्रकार लापरवाही बरतते रहे तो आने वाले दिनों में केसों के साथ साथ संक्रमण दर और बढ़ सकती है। आपको बताएं कि रविवार को प्रदेश में कोरोना के 5166 और ओमिक्रॉन के 13 नए मामले सामने आए हैं। और ये आप ग्राफिक्स के जरिए देख रहे हैं हरियाणा का हाल। दरअसल लापरवाही बरती जा रही है और इसी वजह से तेजी के साथ ये आंकड़ा बढ़ रहा है, जो कि खतरे के संकेत दे रहा है। अब जरा आप देखिए 9 दिन के भीतर 10 गुना कैसे केस बढ़ जाते हैं, क्योंकि इस नए साल की शुरुआत 1 जनवरी से जब होती है 552 केसों के साथ, 2 जनवरी को 557 ये केस आते हैं, 3 जनवरी को ये बढ़ते हैं 793 तक पहुंचते हैं और 4 जनवरी को 1132 तक पहुंच जाते हैं। वहीं 5 जनवरी को 2176 यानी कि लगभग दुगने ये मामले सामने आते हैं। वहीं इसी के बाद 6 जनवरी की अगर बात करें 2678, 7 जनवरी को बढ़कर के 3748, 8 जनवरी को 3541 और 9 जनवरी को 5166 संक्रमण के मामले सामने आते हैं। वहीं प्रदेश में रविवार को 5166 नए केस दर्ज किए गए, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि 2338 यानी आधे से ज्यादा संक्रमित सिर्फ गुरुग्राम में मिले। लगातार बढ़ रहे संक्रमण के बीच किस तरह की सख्ती बढ़ती जा रही है, संवाददाता दीपक शर्मा की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वर्ष 2022 की शुरुआत के साथ ही कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम की अगर बात की जाए तो गुरुग्राम के अंदर जहां 2021 में जून 2021 से दिसंबर 2021 के 7 महीनों में 1000 मामले कोरोना के सामने आए थे इन 7 महीनों में, तो वहीं 2022 में जनवरी की शुरुआत के साथ लगातार कोरोना के मामलों का ये आंकड़ा बढ़ा और पिछले 10 दिनों में अगर गुरुग्राम की बात की जाए तो गुरुग्राम में अब तक 14,000 से ज़्यादा मामले इस जनवरी में 10 दिनों के अंदर सामने आए हैं। और लगातार अगर बात करें तो जहां यह आंकड़ा रविवार को 2300 से ज़्यादा मामले थे, तो वहीं आज पिछले 24 घंटे में 2600 से ज़्यादा मामले सामने आ गए हैं, जो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। हालांकि इसको लेकर प्रशासन के द्वारा तमाम लोगों को हिदायतें दी गई हैं, सख्ताई भी की गई है, जहां पुलिस के द्वारा जगह जगह जाकर चालान किए जा रहे हैं जो लोग नियमों की अवहेलना कर रहे हैं। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जगह जगह वैक्सीनेशन के कैंप लगाए गए हैं ताकि तमाम लोगों की वैक्सीन की दोनों डोज पूरी हो सकें। तो वहीं लोगों के चेकअप के लिए RT-PCR टेस्ट के लिए तमाम जगहों पर कैंप लगाए जा रहे हैं। ऐसे में हालांकि प्रदेश सरकार के द्वारा तमाम दिशा निर्देश दिए गए हैं, चाहे वो वैक्सीनेशन को लेकर के हो, चाहे वो मास्क को लेकर के हो, लेकिन लगातार बढ़ता कोरोना का ये आंकड़ा एक चिंता का विषय बना हुआ है। गुरुग्राम से दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज। कोरोना की रफ्तार डरा रही है तो वहीं जनता की लापरवाही भी कम नहीं हो रही है। बल्लभगढ़ की सब्जी मंडी का हाल आपको दिखाते हैं। मास्क से बचने के लिए लोग कैसे कैसे बहाने बना रहे हैं। फरीदाबाद में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और एक्टिव केस की बात करें तो 2000 से ऊपर पहुंच गए हैं। लेकिन जिस तरह से सरकारें अपील कर रही हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट अपील कर रहा है कि आप मास्क लगा कर रहें, इसी की रियलिटी चेक करने के लिए हम पहुंचे हैं एक सब्जी मंडी में। आपको दिखा देते हैं तस्वीर, देखिए किस तरह से यहाँ लोगों का जो हुजूम है, ग्राहक, और जिस तरह से यहाँ पहुंचे हैं दुकानदार हैं, और लेकिन लापरवाही इतनी कि लोग मास्क लगाने के लिए तैयार नहीं है। और ना केवल ग्राहक बल्कि खुद दुकानदार मास्क नहीं लगा रहे हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी ये लापरवाही यहाँ देखी जा सकती है। मास्क नहीं लगाया है आपने, क्यों? सर नहीं लगता कि कोरोना बढ़ रहा है जिस तरह से? मास्क अच्छा, आप खाना खा रहे हैं इसलिए? खाना खा रहे हैं ऐसे। बिल्कुल, आप देखिए कैमरा चलते ही उसके बाद में तुरंत ही अब लोग मास्क लगाना इन्होंने शुरू किया है। वैसा मास्क नहीं लगाया है, मास्क कोरोना लगातार बढ़ रहा है, आपको ये पता है? चलो कोई बात नहीं, लगा लो।
देखिए, ये कहीं ना कहीं जो लापरवाही है ये लोगों पर भारी ना पड़े, इसको लेकर तमाम तरह के सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, खुद हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से कि आप लापरवाह ना हो, मास्क लगा कर रहें। मास्क क्यों नहीं लगाया? मास्क नहीं लगाया? मार्क्स है ही ना। अब मार्क्स लगा मैं या बोली माँ आवाज मारे यहाँ जगह। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अपने दुकानदारी के चक्कर में मास्क नहीं लगा रहे हैं। अंकल जी, आपने भी मास्क नहीं लगाया है? दुकानदार चिल्लाने वजह से नहीं है। अच्छा, बोलना पड़ता है इसलिए मास्क। बीमारी फैली तो हुआ तो कैसे करेंगे? अरे कोरोना यहाँ है ही नहीं मंडी में, जो मेहनत करता है उससे कोरोना नहीं होता है। क्या आपको नहीं लगता कोरोना है? देखिए, साफ तौर से किस तरह से बात कर रहे हैं लोग, आप देख सकते हैं। मास्क नहीं लगा रहे हैं आप? मास्क है ना यार, महंगे हो गए। महंगे हो गए। देखिए, तरह तरह के बहाने आप साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ बहाने लगाए जा रहे हैं। मास्क नहीं लगाया, कोरोना फैल रहा है। क्या लगता है आपको, कोरोना नहीं फैलेगा अगर मास्क? नहीं, क्यों नहीं फैलेगा सर जी? क्यों नहीं लगा रहे हैं? फैलेगा जी, बिल्कुल फैलेगा जी। ऐसा थोड़ा सा ना बताना पड़ता है सर जी ग्राहक को जी, कोई लगाता नहीं, ये चेक करी हुई है जी। डर लगता है आपको? क्यों सर, डर क्यों नहीं लगेगा जी? बेकार चीज़ फैलेगी तो डर क्यों नहीं लगेगा? डर तो लगता है, सबको लगता है जी डर। इसलिए जी मास्क लगाना चाहिए जी। मास्क लगाना चाहिए। देखिए, दूसरों को जरूर नसीहत यहाँ साफ तौर से देते हुए दुकानदार दिख रहे हैं, लेकिन खुद मास्क नहीं लगा रहे हैं। एक बड़ा सवाल है, और ऐसे में लगातार कोरोना की रफ्तार तेजी से जो बढ़ी है, कहीं ना कहीं बड़े सवाल इसी बात को लेकर है। हालांकि पुलिस की तरफ से ऐसे लोग जो मास्क नहीं लगा रहे हैं उनको लेकर चालान काटने की बात की जा रही है, लेकिन अभी भी लोगों पर कोई बहुत ज़्यादा इसका असर दिखाई नहीं दे रहा है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। वहीं लगातार बढ़ रहे केस के बीच राहत की बात यह है कि 60 साल से ज्यादा उम्र वालों, हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज लगनी शुरू हो चुकी है। वैक्सीनेशन सेंटर पर तीसरी डोज के लिए कई जिलों में अलग से काउंटर भी बनाए गए हैं और इसी से जुड़ी ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की ये तस्वीरें, अंबाला, पंचकुला, गुरुग्राम, चंडीगढ़, पलवल, करनाल, भिवानी, फतेहाबाद, इन सभी जगहों पर और प्रदेश के बाकी हिस्सों में भी कुछ इसी तरीके से ये वैक्सीनेशन अभियान आगे बढ़ाया गया। लेकिन सवाल कई हैं। सवाल ये कि चौथे दिन केस 1 लाख पार, आखिर रफ्तार कब थमेगी? सवाल तो ये भी है कि कोरोना को हराने में क्या बूस्टर डोज कारगर साबित होगी? और इन्हीं सवालों के साथ जरा इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएं और सबसे पहले आपको बताएं कि ये जो बढ़ता संक्रमण है ये बड़े खतरे के संकेत दे रहा है और इसी को लेकर के जरा आज के खास मेहमानों से आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ डॉक्टर नरेश चावला जुड़ चुके हैं जो कि नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी हैं IMA के। बहुत स्वागत है डॉक्टर नरेश आपका कार्यक्रम में। हमारे साथ तमाम दूसरे और भी खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ गुरुग्राम से CMO डॉक्टर वीरेंद्र यादव भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही साथ MD रेस्पिरेटरी डिसीजेज डॉक्टर हेमंत गोयल हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। डॉक्टर हेमंत जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। लेकिन शुरुआत में नरेश चावला जी आपसे करना चाह रहा हूँ, ये बढ़ता संक्रमण और बढ़ता खतरा ये किस तरीके के संकेत दे रहा है? पहले डेल्टा प्लस वेरिएंट, लैम्डा, तमाम तरीके के अन्य वेरिएंट सामने आ चुके हैं, लेकिन ये जो कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन है, ये कितना बाकियों से अलग है और कितना ज्यादा खतरनाक है? देखिए, मैं आपको थोड़ा सा समरी बताऊंगा। हम बड़े शांत थे दूसरी लहर के बाद। हमने नवंबर 24 को सबसे पहली बार साउथ अफ्रीका में पहला केस ओमिक्रॉन का आया और इंडिया में पहला केस 1 दिसंबर को आया। लेकिन जो मैं पिछले 10 दिन से देख रहा हूं, कहते हैं एक्सपोनेंशियल राइज इन द केसेस ऑफ कोविड-19, क्योंकि वेदर ये ओमिक्रॉन है या डेल्टा है, डेल्टा प्लस, क्योंकि जहां तक मैं दिल्ली का रहने वाला हूं, नॉर्थ दिल्ली का, तो जहां तक मैं समझता हूं, यहाँ दिल्ली में फैसिलिटीज फॉर टेस्टिंग जो जीनोम सीक्वेंसिंग की बहुत कम है, तो हम पता नहीं कर पाते कि कौन सा केस डेल्टा का है या डेल्टा प्लस का है या ओमिक्रॉन का है। लेकिन जो अभी तक सैंपल सर्वे हुआ है उससे हमें पता चला है कि 80% केसेस ऑल अक्रॉस इंडिया जो हो रहे हैं वो ओमिक्रॉन के हैं। तो मैं आपके दर्शकों को बताना पसंद करूंगा, पहली बार दूसरी लहर में जो पूरे हिंदुस्तान में जो तीजी जाती मौत देखी है, लोगों का डर देखा है, शॉर्टेजेस देखी हैं, उससे सबको डर लगता है। तो मैं सबसे पहले आपके दर्शकों को स्पष्ट कह दूं, इतना ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। ओमिक्रॉन वायरस टिल नाउ इट हैज बीन क्वाइट माइल्ड। वी आर सीइंग द नंबर ऑफ केसेस इज मच हायर। वो अभी तो हमें सिर्फ 1,80,000 ऑल अक्रॉस इंडिया, और दिल्ली में अगर मैं कहूँ तो कल तक सिर्फ 22,000 केस दिल्ली में थे, लेकिन ये बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन एक हमें थोड़ी सी आश्वासन है कि जो हम देख रहे हैं, द केसेस आर गेटिंग वेल वेरी फास्ट।
सिंपल सपोर्टिव ट्रीटमेंट से पेशेंट ठीक हो रहे हैं, वो अभी तक ज्यादा केसेस बिगड़ नहीं रहे हैं। लेकिन चूंकि हमारा डर है आने वाले कुछ हफ्ते बहुत ही क्रूशियल होने वाले हैं और हमारा डर है ये केसेस कई लाखों में जाने वाले हैं। तो मेरी आम आवाम से सिर्फ एक ही अपील है, पहली बात आप डरिएगा नहीं, लेकिन एट द सेम टाइम जो हम बार बार कहते हैं कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर, यानी कि घर से फालतू मत निकलो, घर के अंदर रहो, आपका घर ही एक स्वर्ग है जो आपको किसी किस्म के इन्फेक्शन से बचाएगा। दूसरा, घर के बाहर निकले तो सिंगल मास्क या डबल मास्क पहन के निकले, किसी किस्म की भीड़ भाड़ में शामिल मत हो, किसी किस्म की सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। प्लस जो जितनी ये पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस गैदरिंग्स हैं, वो मेरे हिसाब से मेरी नेशनल सरकार से, प्रदेश सरकारों से अपील है, टोटल बैन कर दी जाए। इट शुड बी ए नेशनल मेडिकल इमरजेंसी, क्योंकि अगले 2-3 हफ्तों में आप जानते हैं जनाब कि एक होती है बीमारी का होना, एक होता है पैनिकीनेस। मेरा पूरा डर है कि आने वाले दिनों में पैनिकीनेस बहुत बढ़ेगी। तो उस पैनिकीनेस से बचने का एक ही तरीका है कि हम सावधानियां बरतें लेकिन डरे नहीं। और प्लस वैक्सीनेशन प्रोग्राम हमारा बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमने ऑल ओवर द वर्ल्ड देखा है, जिन लोगों ने वैक्सीन बिल्कुल नहीं लगवा रखी वही वो स्रोत है जहां वायरस पनपता भी है, वायरस के नए वेरिएंट भी पैदा होते हैं। तो मेरी सब जनों से अपील है कि अपनी फर्स्ट पे अटके हुए हो तो सेकंड लगवाओ, पहली भी नहीं लगी तो पहली लगवाओ। और पूरे हिंदुस्तान में आज ही से हमने देखा है कि कोरोना वॉरियर्स which includes doctors, paramedical staff, nurses. Second, the frontline workers, which includes municipal workers, police walas, and journalists also. And third category, 60+ के लोग जिनको की कोमोबिलिटीज हैं, इनका वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। वहां से अब तक 7 दिन पहले 3 तारीख को हमारे बच्चे 15 से 18 तारीख को उनका वैक्सीन शुरू हो गया था और ये बहुत ही अच्छा चल रहा है। लेकिन मैं सरकार से अपील करूंगा इसको और बढ़ावा जाए। अभी हमारी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के कम से कम कई हजार लोगों को कोरोना हो भी चुका है इस बीच में, पिछले एक महीने के अंदर। तो मैं इतना ही कहूंगा कि इसको बढ़ावा दें, डरे नहीं, कोरोना को फॉलो करें। हम चाहेंगे कि हम सब बहुत जल्दी कोरोना को ऊपर विजयी पाएंगे। ठीक है, यानी कि कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, आपको जागरूक होने की यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं इसमें जरा डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी आपको जरा जोड़ रहा हूँ इसमें। ये बार बार कहा जा रहा है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, और ये वाकई में घबराने की जरूरत नहीं है, बस आपको सजग रहना है, आपको जागरूक रहना है। लेकिन इस नए वेरिएंट को लेकर के ये कहा जा रहा है कि इसमें मोर्टेलिटी इतनी नहीं है, इसलिए शुरुआत में इसको लाइट लिया गया। लेकिन क्या वो समय है, क्योंकि बहुत तेजी के साथ जो ग्राफ बढ़ रहा है ये बड़ी चिंता का कारण साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें वो मरीज भी इसकी चपेट में आ सकते हैं जो कि किसी ना किसी पहले से ही बड़ी और गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं। तो उनके लिए तो यहाँ पर चांसेस होंगे कि खतरा ज्यादा बन जाए। बिल्कुल, आप देखिए, अगर मैं अभी तक डॉक्टर चावला ने जो बातें कही इसी को मैं आगे अगर कंटिन्यू करूँ तो एक बड़ी जो मैंने पहले भी डिबेट में बताया था जब पिछली बार हम शामिल हुए थे, तो जो केसेस हमारे पास अभी जो आ रहे हैं इन केसेस में 60 to 80% के करीब वो लोग हैं जो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन की, यानी कोविड की जो वैक्सीनेशन की दोनों डोजेज ले चुके हैं उनको, और उनको जो साइंस और सिम्टम्स हैं वो काफ़ी कम हैं। काफ़ी कम की बजाय मैं आम भाषा में कहूँ तो नेग्लिजिबल हैं, बिल्कुल ना के बराबर है। और इसी वजह से केसेस जो हैं हॉस्पिटलाइजेशन बिल्कुल कम है। अगर आपको याद हो, पहली बारी में हॉस्पिटलाइजेशन जो कोविड के केसेस थे उसकी 2 से 5% थी, और जब डेल्टा की प्रेवलेंस हुई थी तो उस टाइम केसेस की हॉस्पिटलाइजेशन 10 to 15% थी। और इस बार जो हॉस्पिटलाइजेशन है वो अभी तक 1% या उससे कम है। ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ऐसे हिस्से रहे होंगे जहाँ 1 to 2% के बीच में हॉस्पिटलाइजेशन रही है। बिल्कुल डॉक्टर चावला ने भी बताया, साउथ अफ्रीका का डेटा भी यही बता रहा है, अन्य जो कंट्री हैं उनका डेटा भी यही बता रहा है कि पीक जितनी स्पीड से आ रहा है उतनी स्पीड से वहाँ गया भी है। और 3 गुना जैसा एक आम भाषा में अगर हम बात करें तो उसकी फैलने की शक्ति है। लेकिन संभवतः जो मोर्टेलिटी या मैं कहूँ गंभीरता जो है ओमिक्रॉन के केसेस में नहीं है। इनिशियल डेटा जो है एनसीडीसी की तरफ से जो अभी तक आया था, इनिशियली जो है जो डेल्टा या अन्य वेरिएंट के केसेस थे, लेकिन अब मेजॉरिटी ऑफ केसेस जो है वो ओमिक्रॉन के ही आ रहे हैं। सो अभी देर सवेर से जो डेटा सारा सामने आएगा एनसीडीसी से, तो हम देखेंगे कि ज़्यादातर केस। लेकिन सर, जो हम बार बार ये कह रहे हैं कि ये उतना इसमें अगर मोर्टेलिटी उतनी नहीं है, तो क्या हम इस नए वेरिएंट को उतना ज़्यादा लीनियंट ले रहे हैं क्या
क्योंकि इसमें संक्रमण दर तो बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है इसमें। बिल्कुल 3 गुना से 5 गुना तक भी हो सकती है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि पिछली बार अगर हमने एक दिन में 5000 केस डिक्लेयर किए थे, मैं अगर गुरुग्राम की बात करूं, तो संभव तो हो सकता है 10,000 से 15,000 के बीच में भी केस किसी एक सिंगल डे में आ सकते हैं। तो यहाँ वही रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं कह रहा हूँ ना आपको कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अभी जैसे डॉक्टर चावला ने कहा, घबराए नहीं, डेफिनेटली हम आपके साथ हैं। हॉस्पिटलाइजेशन भी होती है तो हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन कोविड बिहेवियर और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज वैक्सीनेशन के बाद, क्योंकि वैक्सीनेशन काफी हद तक हम लोग कर चुके हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मास्क, नो सर्विसेज। मास्क पहनना बेहद जरूरी है। अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकलें। मास्क के ना केवल पहनना बल्कि उसको सही तरीके से पहनना सबसे जरूरी है। सर मैं चाहूंगा, सर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी, कि मास्क पहनने को लेकर के ना हम सड़क पर भी देखते हैं कि लोग जाते हैं और इसी को लेकर के जब चालानी कार्रवाई होती है ना, तो उस वक्त पुलिस वालों से या प्रशासनिक अमले से भी बहस होती है कि सर हमने तो मास्क पहन रखा है, लेकिन वहां पर सही मास्क पहनने का तरीका क्या होता है। मैं चाहूंगा कि आप दर्शकों को ये जरूर बताएं कि मास्क किस तरीके से पहना जाए, उसको सही तरीके से पहनने का तरीका क्या होना चाहिए, ये जरा आप दर्शकों को जरूर बताएं। है ना, आपने देखा होगा अक्सर हम लोगों का जो है मास्क पहनते वक्त या तो हम बात करते वक्त उसको ऐसे हटा देते हैं, या फिर हम उसको मास्क को यहाँ रखते हैं अपनी नाक की बजाय। मेन पार्ट जो है हमारा, जो श्वास जो लेने का है वो नाक है, यहाँ जगह कवर होना बेहद जरूरी है। अगर आप अपनी नेजल एरिया को, या जहाँ से आप सांस ले रहे हैं, खास करके मुंह, या जहाँ से इजीली प्रवेश करता है, क्योंकि रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शन है, अगर आप इसको ही नहीं वो करेंगे तो आपको एक्सपोजर होगा ही होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और जैसा डॉक्टर चावला ने कहा, अगर आम नागरिक या अन्य, हमने पहले भी डिबेट में बताया, सिंपल सर्जिकल मास्क या सिंपल 3 लेयर मास्क भी लेता है तो वह प्रोटेक्टिव है। हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंट लाइन वर्कर्स, उनको N95 या डबल मास्क की उनको ही जरूरत है। और पर्टिकुलरली अगर आप किसी कोविड पेशेंट को साथ, अगर आप उसके केयर गिवर हैं, आपके घर में कोई है, तभी आपको डबल मास्क या N95 मास्क की जरूरत पड़ती है। और यहाँ मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, अगर आप कोविड पेशेंट हैं, अगर आप मास्क अच्छे से पहनते हैं तो भी आप लोगों की बहुत हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि आपका मास्क पहनना बेहद जरूरी है, क्योंकि इन्फेक्शन आप जो कोविड पेशेंट है उससे ज़्यादा फैलने का खतरा है। तो इसलिए लोगों को मास्क के लिए तो अब बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। मैं एक बात कहना चाहूँगा, संभवतः हो सकता है, मैंने पहले भी कहा, शायद ये एक अच्छी बात है अगर इस तरह के केसेस देखने को मिल रहे हैं और कम्युनिटी में 3 से 5 दिन में केसेस ठीक हो रहे हैं। मे बी ये लीनियंट ना हो, पेंडेमिक की एंड होने की एक शुरुआत हो सकती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम इसको बहुत गंभीरता से ना लें। गंभीरता से लेना बेहद जरूरी है, वरना केसेस इतने बढ़ेंगे कि बर्डन सिस्टम पर उसकी वजह से हो सकता है, ना कि इस वजह से कि केसेस बढ़ रहे हैं और उनमें गंभीरता नहीं है। ठीक है, ये बड़ी अच्छी आपने बात की है, और ये अगर इसी तरीके के संकेत यहाँ से मिलते हैं तो ये एक शुभ संकेत यहाँ से मान सकते हैं, क्योंकि एक लंबा समय हो चुका है जब हम कोरोना काल में हम जी रहे हैं, लेकिन अगर ये पेंडेमिक का एंड होने जा रहा है तो ये एक शुभ संकेत यहाँ से माने जा सकते हैं। और आज मैं आपको एक बात ऐड करना चाहूँगा, बहुत सारी दिशा निर्देश आज बदले हैं, चाहे उसमें हमने क्वारंटाइन से रिलेटेड हो, होम आइसोलेशन से हो, टेस्टिंग से रिलेटेड हो। जब आप आगे डिबेट में अगर बात करें तो तब मैं, आप चाहें तो उस वक्त मैं सारी चीजें बिल्कुल क्लियर कर सकता हूं। बिल्कुल, मैं उस पर भी आऊँगा सर। मैं जरा हेमंत गोयल जी को भी कार्यक्रम में जोड़ रहा हूँ। डॉक्टर हेमंत, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि अब हमने ये भी देख लिया है कि ये जो नया वेरिएंट है, ये मोर्टेलिटी उतनी नहीं है, लेकिन हमें गंभीर ज़रूर होना होगा, हमें सजग होना होगा, जागरूक रहने की ज़रूरत है, चिंता करने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन पहले के मुकाबले अब लोग, क्योंकि वायरल फीवर या वायरल इन्फेक्शन भी इस वक्त चल रहा है बदलते मौसम की वजह से, तो लोगों के मन में बड़ी शंका रहती है। पहले फीवर भी आता था, लेकिन अब तो बुखार नहीं आ रहा है, उसके बाद अगर टेस्ट कराने जाते हैं तो पॉजिटिव आ जाते हैं। तो पहले के मुकाबले इस बार के जो नया वेरिएंट आया है, इसके लक्षणों में कितना अंतर है या कुछ बदलाव आ पाया है क्या? पहले के मुकाबले के जो लक्षण है, पहले बुखार, सिर दर्द, गले में खराश होना, खांसी आना, ये कुछ लक्षण इसके नज़र आते थे पुराने वेरिएंट के। नए वेरिएंट में कुछ नए लक्षण ऐड हुए हैं क्या? नमस्कार, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सर। देखिए, अभी वायरसेस तो विंटर में वैसे ही एक्टिव हैं, परंतु इस बार के वेरिएंट में ये देखा जा रहा है, अभी तक के जो हमारे पास हैं आंकड़े, उनमें लंग इन्वॉल्वमेंट इतना नहीं है जितना फीवर, हेडेक और सोर थ्रोट है। मतलब ऊपर की रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की ही इन्वॉल्वमेंट है। अभी लंग इन्वॉल्वमेंट इतना सीरियस नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है। परंतु जो पेशेंट पहले से बीमार हैं, अस्थमा वाले हैं
या किडनी डिजीज या हार्ट वाले हैं, उनको ये माइनर सिम्टम्स भी उनको एग्रेवेट करके थोड़ा सीरियस ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट की तरफ जरूर लेके जा रहे हैं। तो अभी ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही माइल्ड है ये ओमिक्रॉन। ये प्रिडोमिनेंटली मेजरली जो 60 to 80% लोग हैं उनको माइनर सिम्टम में, पर जो बेचारे फंस रहे हैं वो फंस रहे हैं और उनको ही बचाने की हमें बहुत जरूरत पड़ेगी आगे। और इसके जो सिम्टम्स हैं वो सिंपल वायरल जैसे मिमिक कर रहे हैं। हेडेक है, सोर थ्रोट है, फीवर है, और बहुत से लोग 3-4 दिन बिना किसी दवाई के भी ठीक हो रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत डरावने हैं, पर ये है कि जो लोग पहले से बीमारियों से ग्रस्त हैं और जो प्री डिस्पोज्ड है उनके लिए बहुत खतरे की बात है। तो हमें उनको बचाना है। डॉक्टर वीरेंद्र ने बहुत अच्छे से पॉइंट आउट किया कि मास्क तो बहुत ही कंपलसरी है, अपने लिए भी है और उन लोगों के लिए भी है जो बेचारे सीरियस बीमारी में फंस सकते हैं। हमें उनको बचाना है अपनी मास्क से। ठीक है, मैं इसमें डॉक्टर नरेश चावला जी आपके पास आता हूँ कि ये जो कहा जा रहा है कि इतने गंभीर लक्षण नजर नहीं आते हैं, अगर किसी को हुआ भी है तो 3-4 दिन में ठीक हो गया है, तो क्या इसके पीछे हमारा जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है ये बड़ा महत्वपूर्ण रहा है? क्योंकि वैक्सीनेट बहुत ज़्यादा लोग अब तक हो चुके हैं, इसी वजह से उतना ज़्यादा असर लोगों के ऊपर इस नए वेरिएंट का नज़र नहीं आता है। देखिए, ये स्पष्ट माना जाएगा कि अब तक शायद हम ऑल ओवर इंडिया 150 करोड़ यूनिट्स लगा चुके हैं। दैट वुड मीन कि हम ऑलमोस्ट मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन को डबल वैक्सीनेशन से कवर कर चुके हैं। ऑन द टॉप ऑफ इट, जो बच्चों की वैक्सीनेशन पीछे चल रही थी वो भी 3 जनवरी से स्टार्ट हो गई है, और जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का और फ्रंट लाइन वॉरियर्स और कोरोना वॉरियर्स का था वो भी उनका बूस्टर शुरू हो गया है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन लोगों को बचा रही है। लेकिन ये भी सच है, डेवलप्ड वेस्टर्न वर्ल्ड में, अमेरिका में, यूरोप में, जहां ऑलमोस्ट ऑस्ट्रेलिया में, जहां पूरी जनता को डबल वैक्सीनेशन लग चुका है, वहां भी लोगों को ओमाइक्रोन ने इफेक्ट किया है। तो कहीं डाउन द लाइन ये माना जाएगा कि ये उस इम्यूनिटी की परवाह ना करते हुए उसको क्रॉस ओवर कर रहा है, नंबर 1। नंबर 2, लेकिन जो कि हम पहले ही देख रहे हैं, हम लोग हमसे पूछते हैं, डॉक्टर साहब मैंने 2 डोज लगवा रखी हैं, मुझे हो ही क्यों रहा है? तो उनको हमें बताना पड़ता है कि जो वैक्सीन इंडिया में यूज हुई हैं, मेनली कोविशील्ड, कोवैक्सिन और स्पुतनिक हमने 3 यूज की हैं। सबसे ज्यादा हमने कोविशील्ड यूज की है। किसी भी वैक्सीन की सफलता 100% नहीं होती, हार्डली 70% के आसपास होती है। तो कुछ ना कुछ बल्कि चांसेस रहते हैं कि बीमारी हो सकती है। लेकिन उन लोगों को मैं ये आश्वासन देना पसंद करूंगा, उनको चाहे बीमारी होगी जरूर, बट बहुत ही माइल्ड होगी, उनको आईसीयू एडमिट नहीं होना पड़ेगा, उनको मौत का डर नहीं रहेगा। तो ये अपने आप में एक बड़ा फायदा माना जाएगा। आने वाले दिनों में मैं जो आम जनता को अपील कर रहा हूँ, एक तो बड़ा प्रेशर है जहां तक मैं समझता हूँ नेशनल गवर्नमेंट पे, स्टेट गवर्नमेंट्स पे। अब जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली में पिछली बार मैक्सिमम केस 10-11 हजार भी नहीं हुए थे, अब 22,000 तो कल तक हो चुके हैं। वो हम पूरा डर कर रहे हैं कि बाई विदिन 3-4 डेज ये काउंट 30-35 हजार से ऊपर जा सकती है। तो ऑल द गवर्नमेंट्स आर अंडर प्रेशर टू अप्लाई ए लॉकडाउन। लेकिन मेरे विचार में लॉकडाउन ना इसका कोई इलाज है और ना लॉकडाउन से बीमारी रुकने वाली है। लॉकडाउन सिर्फ इसलिए होता है कि लोग बागों को सख्ती से घर के अंदर घुसेड़ा जाए और उनको कहा जाए आप ना निकलिए। दूसरा, अगर हेल्थ केयर सर्विसेज पे प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ रहा है, आईसीयूज में, हॉस्पिटल्स में, ऑक्सीजन बेड्स के अगर बेड्स बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं और बेड्स हैं ही नहीं, उसके लिए किया जाता है। तो इसीलिए बहुत जरूरी बन जाता है कि देश की इकोनॉमी भी चलती रहे और साथ में लोगों का स्वास्थ्य भी चलता रहे। तो एक ही अपील कि लोग बाग स्वैच्छिक रूप से लॉकडाउन अपने मन में लगाएं। This lockdown has to be in the minds. Yes, ये मैं हूँ, ये मेरा परिवार है, ये मेरा मोहल्ला है, मुझे सबको सुचेत भी करना है, लोगों को खुद भी अवेयर रहना है, लोगों को भी अवेयर करना है। If this thing is accepted voluntarily, तो I am sure कि चाहे ये वेरिएंट है, चाहे अभी तो 1-2 वेरिएंट का और भी जिक्र किया जा, डेल्टा क्रोन का जिक्र किया जा रहा है, आईएफयू का जिक्र किया जा रहा है, अभी और भी हो सकते हैं। तो उन सब से बचने के लिए हमें अपने आप को एक प्रोटेक्शन गियर में रखना चाहिए और उसके लिए सबसे जरूरी है कि कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर और जितना ज्यादा वैक्सीनेशन बढ़ाया जाए उतना ही ज्यादा अच्छा। ठीक है, लेकिन वीरेंद्र यादव जी, इसमें ये बड़ा ज़रूरी है कि बहुत सारे लोग जो संक्रमित हो चुके हैं, क्या, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है एक्सपर्ट्स के द्वारा कि होम आइसोलेशन में रहकर के भी वो ठीक हो सकते हैं, अस्पताल आने तक की उनकी ज़रूरत नहीं है अगर वो पहले से किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित नहीं है। तो क्या वाकई में होम आइसोलेशन के लिए क्या क्या चीज़ें हैं जो कि बहुत हद तक ध्यान देने वाली हैं?
क्योंकि लोग पैनिक ना करें, लोगों तक अगर जानकारी पहुंची होगी, उनको मालूम होगा क्या करना है, तो इससे पैनिक क्रिएट नहीं होगा। हाँ शुभेंदु जी, सबसे पहले तो एक बात मैं कहना चाहूँगा, डॉक्टर चावला ने कही, आप हमें शायद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का टाइम आ गया पेंडेमिक में, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी। और आज मैं आप दिन में जब हम बूस्टर डोज का इनॉग्रेशन कहूँ या मैं शुरुआत कहूँ, जब हम कर रहे थे तो इंडिया न्यूज़ पे ही मैं एक बात कह रहा था कि क्यों ना हम सभी मिलके, सारा समाज, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोसाइटी, नेता, अभिनेता, हम सभी, और एक चाहे फोर्सफुल भी हमें रहना पड़े, लेट्स गो फॉर ए मोटो, नो मास्क नो सर्विसेज, दैट्स ऑल। इट शुड बी प्लेड एवरीवेयर, चाहे वो आपके चैनल पे चले, चाहे मेरे ऑफिस में चले, चाहे किसी प्राइवेट अस्पताल में चले, चाहे किसी सरकारी अस्पताल में। ये बेहद जरूरी है। अब हमें इस बात को मानना पड़ेगा, क्योंकि एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, अभी कुछ दिन ही है, पीक आएगा फिर खत्म हो जाएगा। इस बार हमने अपने सिस्टम पर बर्डन नहीं लाना है ताकि हम इसको टाइड ओवर कर सकें क्राइसिस को। और आप जो बात कर रहे थे, मैं उसमें कुछ चीजें क्लियर कर दूं शुभेंदु। कुछ गाइडलाइंस और पॉलिसी चेंज हुई है। पहले मैं होम आइसोलेशन की बात कर लेता हूं आपसे, फिर मैं टेस्टिंग के ऊपर बात कर लेता हूं, क्योंकि इसकी वजह से सिस्टम पे या हॉस्पिटल पे या पब्लिक पे कहूं या इकोनॉमी पे कहूं या इवन घर पर कहूं, सभी पर एक बर्डन बढ़ रहा था। इसकी वजह से भारत सरकार ने बहुत सारी गाइडलाइंस चेंज की हैं पिछले 2 से 3 दिनों में। पर सबसे बड़ी बात जो है कि अब होम आइसोलेशन सिर्फ 7 दिन की है। अगर आप डिस्चार्ज, उसके बाद आप अगर 3 दिन लगातार फीवर नहीं आ रहा आपको और 7 दिन के बाद हम आपको डीम्ड फिट या डिस्चार्ज घोषित कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात शुभेंदु, हमें रीटेस्ट नहीं करना है, क्योंकि एक ये रीटेस्ट जो है ये एक बहुत बड़ा बर्डन है हमारे सिस्टम पे। आप देखिए रोजाना हमें 400 से 500 700 तक भी हमें रीटेस्ट देखने को मिलते हैं। ना केवल वो देश का, या चाहे वो प्राइवेट से करवा रहे हो चाहे सरकारी सिस्टम से करा रहे हो, देश की इकोनॉमी पे इसका एक बर्डन होता है। दूसरा, हमारा टाइम वेस्ट होता है शुभेंदु इसमें, क्योंकि हमें उसको दोबारा से कॉल करना पड़ता है, देखना पड़ता है। पहले से पॉजिटिव डिक्लेयर किए हो, दोबारा पॉजिटिव डिक्लेयर थोड़ी किया जाएगा। इट वेस्ट लॉट ऑफ टाइम। इसलिए हमने एक बात नियम किया, 7 दिन आपकी होम आइसोलेशन। अगर आपको कोई माइल्ड डिजीज के बाद या कोई साइन सिम्टम नहीं है, आपकी ऑक्सीजन ठीक है, आपको फीवर नहीं आ रहा 3 दिन लगातार से, आप डिस्चार्ज हैं, आप इवन अपनी ड्यूटी ज्वाइन करिए 8वें दिन, प्लीज। ये बहुत क्लियर है अब। नहीं, लेकिन अगर कोई संक्रमित हो जाता है सर, इसमें एक सवाल तो यहाँ पर ये बनता है ना, किसी भी संस्थान में अगर उनको ज्वाइनिंग करनी है तो वहां पर तो सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि आप नहीं शुभेंदु, बिल्कुल नहीं। भारत सरकार की और हरियाणा सरकार की गाइडलाइंस क्लियर हैं, दे आर अवेलेबल। और हम पूरे ऑफिसेज में और सभी प्राइवेट सभी संस्थाओं में, मैं आपको अश्योर कर सकता हूं, गुरुग्राम में हम सर्कुलेट करेंगे। और कोई भी अगर इस किस्म की बात करता है, आप 1950 पे जो हमारा नंबर, आप कॉल करिए। दूसरा, अभी एक जो और बातें जो मैंने आपको बताई, रीटेस्ट की बिल्कुल जरूरत नहीं है अनटिल अनलेस आपको प्रिस्क्राइब किया, कोई गंभीरता की कोई है या आपकी डिजीज बढ़ती है, वो डिसीजन भी सिर्फ डॉक्टर का होगा। अब एक कुछ नई चीजें भी आई हैं, क्योंकि शुभेंदु एक और भी ट्रेंड चल रहा था ना, आपने माना होगा, हर कोई टेस्ट कराने की दौड़ में शामिल हो रखा था कि मैं टेस्ट करा लूं। तो अभी कुछ नियम इसमें आए हैं, अगर आप एसिम्प्टोमेटिक हैं तो एक गाइडलाइन ये है कि आपको टेस्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि ओवरऑल हमने आपको बताया ना 3 से 5 दिन में आप रिकवर हो रहे हैं। और अभी हमने हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए भी काफी कुछ टेस्टिंग पॉलिसी और गाइडलाइंस बदली है। संभवतः वो इस डिबेट का पार्ट नहीं है, लेकिन आम जन के लिए 2 चीजें जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट ही है, अगर आप एसिम्प्टोमेटिक हैं तो बेहतर होगा कि आप मास्क पहने, मैं फिर कह रहा हूं मास्क पहने, बजाय कि आप टेस्टिंग में करें और उसका इंतजार करें और रिपोर्ट का इंतजार करें बिना मास्क के और इधर उधर घूमें, लोगों को आप इन्फेक्ट करेंगे। क्योंकि बेसिकली माइल्ड डिजीज है, मास्क पहनेंगे तो आप दूसरों को इन्फेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है। यहां तक कि अगर आपके घर में कंफर्म्ड केस भी है और अगर आप एसिम्प्टोमेटिक हैं, इवन अगर आप 60 साल से ज्यादा के भी हैं और अगर आपको कोई कोमोर्बिड कंडीशन नहीं है, तो हम ये कहते हैं अगर आप एसिम्प्टोमेटिक है तो आप भी टेस्ट ना कराएं, कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है। और अब एक भारत सरकार की बहुत क्लियर कट गाइडलाइन है, वो सभी स्टेट्स के लिए है। अभी आप डोमेस्टिक ट्रेवल के लिए आपको RT-PCR टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है किसी भी राज्य में जाने के लिए, और इवन डिस्चार्ज के लिए भी आपको रिपीट टेस्ट की जरूरत नहीं है। तो अभी इसका सारा पर्पज एक ही है शुभेंदु, जो मैंने बात बताई, बिकॉज रिकवरी 3 से 5 दिन में है। लेकिन पैनिक ना हो, क्योंकि केसेस बढ़ेंगे, मैं फिर कह रहा हूं आपको। ठीक है, क्योंकि शुभेंदु जैसा अभी डॉक्टर चावला ने कहा और वैसा आप भी मान के चलिए, सिस्टम की एक लिमिटेशन होती है। हम 10,000 से 15,000 केस अगर कल को मेरे पास आ गए, मैं 2,500 से 3,000 टेस्ट कर सकता हूं सरकारी तंत्र पर।
उसके बाद एक लिमिट आएगी ना कि मुझे टेस्ट कहीं और भेजने पड़ेंगे, मेडिकल कॉलेज बात करनी पड़ेगी, टेस्ट की रिपोर्ट डिले हो सकती हैं। फिर ये एक पैनिक क्रिएट होता है कि मुझे रिपोर्टें नहीं मिल रही, मुझे ये नहीं हो रहा। बाय द टाइम जब तक हम ये पैनिक क्रिएट होंगे हम ऑलरेडी ठीक हो चुके होंगे। बिल्कुल, इसमें जो है लोगों को अपना सहयोग देने की भी जरूरत है, और अगर एक बार टेस्ट आपने करा लिया है तो आप उसके बाद बार बार टेस्ट ना कराएं, इससे क्योंकि जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जो दिन रात आपकी सेवा में लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं ज़रा थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। डॉक्टर हेमंत गोयल, यहाँ पर एक बात तो ये साफ हो रही है कि 3 से 5 दिन के अंतराल के अंदर जो चीज़ें हैं वो बेहतर हो जाती हैं। अगर इस दौरान कोई भी कोरोना संक्रमित शख्स ठीक नहीं हो पाता है, रिकवर नहीं हो पाता है, तो उसके बाद के लिए क्या होता है? क्या चिंताएं बढ़ जाएं? क्या ज़्यादा सोचना शुरू कर दें? मतलब क्या होना चाहिए उसके लिए? क्या अस्पताल जाने की ज़रूरत हो जा रही है? देखिए, अभी तक तो जो इनिशियल संकेत मिले उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरा, देखिए, जब भी आप पॉजिटिव आते हैं तो अब हरियाणा गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी मेडिकल ऑफिसर्स अपॉइंटेड हैं और उनकी बहुत ही वेल प्लान टीम है, आपके घर बाकायदा फोन आता है, आपसे वो टच में रहते हैं, आपको रेगुलर ऑक्सीजन लेवल मॉनिटर करने के लिए कहा जाता है। और यदि किसी के कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं और यदि उसका ऑक्सीजन लेवल 90 से कम हो रहा है तो उनको गवर्नमेंट फैसिलिटी पे गवर्नमेंट बुला भी रही है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी एडमिशन की पूरी सुविधा है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी गवर्नमेंट ने रेट तय कर दिए हैं कि इससे ज्यादा रेट नहीं लिए जाएंगे। पूरी सुविधाएं दी गई हैं। इवन अभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी ऐसा रश नहीं हुआ है, अभी भी बेड्स इजीली अवेलेबल है। पर जैसा कि डॉक्टर वीरेंद्र ने बोला कि पैनिक करने की जरूरत नहीं है, ना ही पैनिक फैलाना है। और दूसरे जितने भी हमारे प्राइवेट संस्थान हैं उनके एचआर डिपार्टमेंट से मेरा रिक्वेस्ट है, मेरे पास रोज यही क्वेरीज आती है कि जी वापस टेस्ट कब कराना है। बिल्कुल नहीं कराना है। अगर आप 7 डेज पे आप ये सिम्टोमेटिक हो गए, आप अपना ऑफिस ज्वाइन कर सकते हैं। वही हेल्थ वर्कर्स के लिए भी है। हम हेल्थ वर्कर ना केवल प्राइवेट में या गवर्नमेंट में, हर जगह शॉर्ट स्टाफ्ड है। अगर हम लोग सब लोग छुट्टी लेके चले जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हम लोग को इस सारे में कोऑपरेट करना है। आपने पूछा कि कुछ पेशेंट अगर सिक हो जाते हैं तो वो जो उनके नोडल ऑफिसर्स हैं डिस्ट्रिक्ट के, उन सब लोग से उनसे वो नियमित रूप से टेलीफोनिकली कांटेक्ट में है। वो जो एएनएम्स हैं उनको रेगुलर कॉल कर रही है गवर्नमेंट सेक्टर से। और कोई सिक होता है तो उसके लिए दोनों ऑप्शन खुले हैं। सरकारी हॉस्पिटल में भी बेड्स की बहुत अच्छी सुविधा है, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। कोई जरूरी दवाइयां जैसे पिछले साल रेमडेसिविर वगैरह थी, उसके भरपूर स्टॉक है हर जगह, हर डिस्ट्रिक्ट में। एंटीबॉडी कॉकटेल मेडिकल कॉलेजेस में अवेलेबल, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में भी कोई कमी नहीं है इस पर। और पर ये है कि पैनिक में मत एडमिट हो। जिनके ऑक्सीजन लेवल 97 है, 98 है, वो अपना होम क्वारंटाइन में इजीली मैनेज किए जा सकते हैं। जो लोग डबल वैक्सीनेटेड हैं, जिन लोग को कोई कोमोर्बिडिटी नहीं है, जो पूर्णतः स्वस्थ है, और वो मास्क पहन के बाकी लोग को बचाएं। और बैकअप में सारी फैसिलिटीज गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों सेक्टर में उपलब्ध है। ठीक है। अब यहाँ ना इस मंच के जरिए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जितने दर्शक हैं आप उनके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे होते हैं, भ्रम होते हैं, ज़रा उनको भी दूर किया जाए। मैं इसमें ज़रा डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि बूस्टर डोज लगवाने को लेकर के जब चीज़ें बेहतर हुई हैं, जब आगे हम बढ़े हैं, तो इसमें लोगों के मन में सवाल ये भी है कि 60+ वाले जितने भी लोग हैं सभी को बूस्टर डोज लगेगी। लेकिन इसमें अहम चीज़ ये है कि 60+ प्लस आपका कोई मेजर कोई आपको प्रॉब्लम हो। अब ऐसे में क्या डॉक्टर उसमें लिख करके देगा कि ये जो है इनके लिए बड़ा ज़रूरी है ये बूस्टर डोज, तभी ये वैक्सीन लगेगी? बिल्कुल शुभेंदु, इनिशियल जो गाइडलाइंस हैं उसमें बहुत क्लियर है कि 60+ के साथ कोमोर्बिड कंडीशन होनी चाहिए। मैं बिल्कुल सहमत हूं इस बात से। और दूसरी एक और चीज भी इसमें ऐड की है कि आपकी जो सेकंड डोज लगी हो वैक्सीनेशन की, चाहे वो कोविशील्ड हो चाहे कोवैक्सीन हो, और बूस्टर डोज में कम से कम 9 महीने का या 39 वीक्स का डिफरेंस जरूरी है। इसका एक रीजन है शुभेंदु, इट इज नॉट, देखिए ये एक इमरजेंसी है, वॉर लाइक सिचुएशन होती है, पेंडेमिक। तो पहला हमारा काम यही होता है कि जो हेल्थ केयर वर्कर्स या फ्रंट लाइन वर्कर्स को क्यों दी गई वैक्सीनेशन। पहली वैक्सीन उनको इसलिए दी क्योंकि सबसे ज्यादा एक्सपोज्ड वो थे। उसके बाद हमने अपने सीनियर सिटीजन्स को दी, फिर हमने 45+ कोमोर्बिड कंडीशन को दी। तो अभी सेम बूस्टर डोज में भी फिर हमने बच्चों पर आए जहां जो नेक्स्ट एक्सपोजर रिस्क, हाई रिस्क वाले थे। तो सेम अभी हमने बूस्टर डोज में भी यही निर्धारित किया है कि जो पहले वो वल्नरेबल पॉपुलेशन है संभवतः उनको देना जरूरी है। और शुभेंदु, मैं एक बहुत ऑलमोस्ट क्लियर करूं, आप मान के चलिए
समाज में मैं इस तरह से एक मैसेज बिल्कुल क्लियर करना चाहूँ, ऑलमोस्ट 60 के बाद हमारे सभी सीनियर सिटीजन्स को कोई ना कोई छोटा मोटा, नहीं तो मैं कहूँ तो मेजर इश्यू जो है कोमोर्बिड वाला यूजुअली होता है। हाँ। बहुत कम ऐसी जनसंख्या होगी जिसको ये नहीं होगा। तो ऑलमोस्ट सारी पॉपुलेशन 60 प्लस की धीरे धीरे कवर हो जाएगी। इसलिए इसके लिए पैनिक भी ना हो, रश भी ना करें। और 90 एक बात मैं और ये कहूँगा, आपको 9 मंथ्स और 39 वीक्स का जो है आप उसकी पालना करें और कोशिश करें कि हम जितनी जल्दी हो सके अपनी बूस्टर डोज लगवा सकें। यहाँ मैं आपको क्लियर करूं, आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। आपको उसी रजिस्ट्रेशन नंबर से आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और वैसे भी हमने आज मेजोरिटी उन लोगों को मैसेज भेजा है पोर्टल की तरफ से ऑटोमेटिकली, जिनके 9 मंथ कंप्लीट हो गए हैं और जिनकी बूस्टर डोज ड्यू है। उनसे सिर्फ इतनी ही प्रार्थना की गई है कि आप अपना डॉक्टर से आके प्रिस्क्रिप्शन लें। और मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे सरकारी जो सेंटर्स हैं वहां पर अगर आपका कोई भी पुराना हमारा या किसी प्राइवेट अस्पताल का ट्रीटेड डॉक्यूमेंट्स या ओल्ड डॉक्यूमेंट्स, तो हम आपको बूस्टर डोज देंगे। इसलिए आपको उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं। ठीक है, यानी कि ये भी अच्छी बात है कि पुराना अगर आपका किसी भी सरकारी अस्पताल में या प्राइवेट अस्पताल में भी कहीं पर भी आपका इलाज चल रहा है किसी बीमारी का, 60 साल से ज़्यादा उम्र है और जैसा कि बता रहे हैं डॉक्टर साहब के एक निश्चित अंतराल यानी कि 7 महीने या लगभग 9 महीने के आसपास का 9 महीने के आसपास का अगर अंतराल हो चुका है आपका पूरा, तो उसके बाद आप प्रिकॉशन डोज बिना किसी बुकिंग के आप ले सकते हैं, आप सेंटर पर जा सकते हैं। लेकिन इसमें अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ डॉक्टर हेमंत गोयल जी, मैं ये समझ रहा हूँ कि मास्क को लेकर के भी कुछ गाइडलाइंस हैं। हालांकि सही किस तरीके से पहना जाए मास्क पहनने का सही तरीका क्या है वो हमने डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी से समझ लिया। लेकिन हेमंत जी, मैं आपसे ये समझ रहा हूँ कि नई गाइडलाइंस के मुताबिक ये कुछ कहा भी गया है, कुछ नियमों के तहत ये बताया गया कि जो कपड़े के मास्क आजकल, क्योंकि ट्रेंड भी है और फैशन का ज़माना भी है, हर कोई जो है कपड़े का मास्क ड्रेस के साथ मैच करके पहनना चाहता है, तो ये जो कपड़े वाले मास्क हैं ये लोगों को उतना ज़्यादा बचाव नहीं कर रहे हैं। अल्टीमेटली हम मास्क पहनने का हमारा मकसद यही है कि हम कोरोना से बच पाएँ, लेकिन ये कपड़े के मास्क कितना ज़्यादा फायदेमंद है इसको लेकर के भी ज़रा बताइए कुछ। देखिए, कपड़े के मास्क तो इतने फायदेमंद नहीं है, मैं ये बोलूंगा। देखिए, मजबूरी में पहने गए वो बात अलग है। मैं शायद आपकी थोड़ी सी मदद कर पाऊं। ये मेरे हाथ में अगर आप देख पा रहे हैं, एक सिंपल 3 लेयर्ड सर्जिकल मास्क है। ठीक है जी। और ये मेरे पास में N95 मास्क है, अगर आप देख पा रहे हैं दोनों को। तो ये जो N95 मास्क है ये हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए है जरूरी, खासकर वो लोग जो आईसीयू में काम कर रहे हैं, जहां पे उनको एरोसोल मतलब पेशेंट जहां खांस रहे हैं डायरेक्ट मुंह पे, या उनपे कोई ऐसे प्रोसीजर किए जा रहे हैं जिनको उनको बचाना है। और ये जो है ये सिंपल 3 लेयर्ड सर्जिकल मास्क है जो कि बहुत सस्ता आपको बाजार में मिल जाएगा। और उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी जिनके पास बड़े जैसे 50-100 वर्कर्स हैं, उसको बल्क में भी खरीद सकते हैं। बहुत ही सिंपल 3 लेयर्ड सर्जिकल मास्क, इसको आप यूज कर सकते हैं। दिस इज वेरी गुड, दिस इज ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू N95 या N90 से 92 बोल देते हैं हम लोग इसको। और ये बहुत इजीली अवेलेबल है, बहुत सस्ता है, इसकी बल्क प्रोडक्शन है, कोई कमी नहीं है इस समय। ठीक है इसको। और दूसरा, मास्क को वैसे डॉक्टर वीरेंद्र ने पहले अच्छे से बताया कि इसको हमें अंदर के हिस्से से नहीं छूना है। आप उसको स्ट्रैप रूप से ही लगाना है, सीधा लगेगा भी ऐसे और उतरेगा भी ऐसे। ठीक है जी, आप समझ गए। आगे के हिस्से को ना छूने की आदत डाल लें, नाक और मुंह पूरा कवर करें और ये कान पे लगा, और जब छोड़ने की बारी आई तो यहीं से उतरा। ठीक है, यहां से नहीं उतरा, ये यहीं से उतरा। ठीक है, ठीक है। यानी कि ये जो चीजें हैं सर, ये बड़ा जरूरी है और आपने करके भी दिखाया है यहाँ पर कि प्रैक्टिकली आपको कैसे मास्क पहन करके, साथ ही साथ इसमें अब मैं जरा थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। डॉक्टर नरेश चावला एक बार फिर से हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। नरेश जी, अब ये अंतर बड़ा इसमें समझने वाला ज़रूरी है कि कपड़े का मास्क जब हम पहनते हैं, क्योंकि हम अमूमन देखते हैं ज़्यादातर लोग कपड़े का मास्क का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। अब कपड़े के मास्क का इस्तेमाल करना ठीक है या फिर सर्जिकल मास्क का हम इस्तेमाल करना शुरू करें? दोनों में बचाव कम से कम, क्योंकि अल्टीमेटली हमें बचाव करना है, हमें अपने आप को सुरक्षित करना है, तो किसमें ज़्यादा सुरक्षा मिल पाए? नरेश जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, बिल्कुल सुन पा रहे हैं। मेरा सर सवाल ये है आपसे कि हम एक तरफ सर्जिकल मास्क को लेकर के बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम कपड़े के मास्क की बात कर रहे हैं, जो कि अमूमन आज के समय में लोग इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों में से सुरक्षा ज़्यादा किस में मिलेगी और क्या एक्सपर्ट्स इस पर क्या कहते हैं?
देखिए, मैं आज ना इस कंट्रोवर्सी को कह दूं, 3-4 किस्म के मास्क अवेलेबल हैं। जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनके लिए तो सिर्फ N95 मास्क ही हमेशा बेटर है। दूसरा जो सर्जिकल मास्क है वो चूंकि नया लगाना पड़ता है, तो खाली कहने को तो बहुत सस्ता हो गया है, मेरे ख्याल रुपए से भी कम का आता है, वो बहुत अच्छा माना जाएगा, बट इट हैज टू बी रिप्लेस्ड एटलीस्ट कई बार दिन में 2 या 3 बार भी करना पड़ सकता है। जैसे किसी को जुकाम आ रहा है या किसी को छींकें आ रही हैं तो वो गीला हो जाता है क्योंकि वो ऐसे मटेरियल का बना होता है। तो जो क्लॉथ मास्क है जो कि धोया जा सकता है, वो एक-एक को आप 7-7 दिन पहन सकते हैं या दोबारा भी वॉश कर सकते हैं, वो मोस्ट ड्यूरेबल माने जाते हैं। वो भी अगर कोई ये पूछ के देखे क्या वो इतने इफेक्टिव हैं, तो माय आंसर इज वो भी अच्छे खासे इफेक्टिव हैं, बट उनको साफ होना चाहिए। प्लस उनको जैसे कि आपने अगर आप एक ही कप रखा हुआ है आपने, तो आप 3-4 रख लीजिएगा और उनको हर डे के अंत पे धो दीजिएगा। धोने से अच्छे से सोप एंड वाटर से तो वो साफ हो जाएगा। वो 2-3 दिन बाद वही मास्क दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। तो कोई ये मत सोचे कि अगर मैं N95 इस्तेमाल नहीं कर पा रहा या सर्जिकल को अफोर्ड नहीं कर पा रहा तो कॉटन में मास्क पहन के मेरा बचाव नहीं होगा। तो मैं तो इतना तक कहूंगा, ना केवल आप कोरोना से बचेंगे, वो फॉर एग्जांपल जैसे दिल्ली और दिल्ली के आसपास के शहरों में पोल्यूशन का बुरा हाल है, आप पोल्यूशन से बचेंगे और दूसरी वायरल बीमारियों से भी बचेंगे। तो ये तो एक ऐसा भगवान ने ऐसा कवर पैदा किया, जैसे विदेशों में लोग हैट पहनते हैं, तो मैं कहूंगा कि लोगों को कोरोना वाली जीवन शैली स्वीकार करें, तो मास्क को तो अपने शरीर का एक ऐसा अहम अंग मान लिया जाए कि हमें बाहर निकलना है तो मास्क पहन के ही निकलना है। ठीक है, ये बड़ा ज़रूरी है कि आप जब भी घर से बाहर निकले तो आप ये सबसे पहले तय करें। जैसे आप बहुत ध्यान रखते हैं कि आप कैसे लग रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं, और उसके साथ साथ आपको ये भी देखना है कि आपको बाहर जब निकलना है तो चेहरे को ढक करके ज़रूर निकलना है, क्योंकि यही आपको बचा सकता है। मैं ज़रा इसमें डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी आपसे ज़रा जल्दी से एक रिएक्शन इस पर लेना चाह रहा हूँ कि अब जिस तेज़ी के साथ ग्राफ बढ़ रहा है, अभी तक की जो केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार जिस पर काम कर रही है, जिस रास्ते पर चल रही है, आपको लग रहा है, क्योंकि सरकारों के द्वारा तो ये कहा जाता है कि हमें अगर एक्सपर्ट्स के द्वारा ये कहा जाएगा कि अब आगे सख्ती बरतनी है तो सरकार उसी पर आगे बढ़ेगी, लेकिन मैं यहाँ इस मंच के जरिए, इस पैनल के जरिए आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि एक्सपर्ट्स अब क्या मानते हैं। जिस तेज़ी के साथ ग्राफ बढ़ रहा है, क्या आपको नज़र आता है कि सख्तियाँ बढ़ाने की अब ज़रूरत भी है, कुछ और स्ट्रिक्ट कदम उठाने की ज़रूरत है? हाँ शुभेंदु, पहली बात तो ये कि जहाँ तक सवाल है कि मास्क के साथ एक और ज़रूरी चीज़ मैं जोड़ दूँ 1 मिनट के लिए, वो है वेंटिलेशन। ज़्यादातर जो एक नया समस्या पैदा हुई, आपको एक मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊं, अभी इनिशियल जो वेव से पहले, क्या वो 1 दिसंबर का हम पहला अपना ओमिक्रॉन केस की बात करें या उसके बाद पिछले 10 दिनों में जो सिंपल भाषा में कहूँ एक जो बहुत स्पीड से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई है, उसका मेन रीजन जो था एयर कंडीशनड ट्रेवलिंग या एरोप्लेन में ट्रेवलिंग और वहां पर वही मास्क उतार कर जी भर के खाना खाना और पानी पीना। मैं आपको मेजर रीजन बता रहा हूँ। और सभी पार्टियों में, सभी शादियों में, सब जगह जाना, वहीं उसी भीड़ में हम सबकी ये आदत है कि वहां पर बजाय इसको ध्यान देने की बजाय इसमें करना और एयर कंडीशन में करना। शायद एक बार दोबारा हमें जरूरत है खिड़कियां दरवाजे खोलने की। अभी जो शायद वेंटिलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा रहेगा। और शुभेंदु, वेरियस डेटा ये सजेस्ट करता है कि मुझे जो लगता है कि दिल्ली एनसीआर में गुड़गांव दिल्ली के साथ या उससे भी पहले, क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, कम एयरपोर्ट के नज़दीक और फॉरेन ट्रैवलर बल्कि दिल्ली से कम्यूटर्स अब ज़्यादा हैं गुड़गांव की बजाय दिल्ली के, तो हम पीक काफ़ी जल्दी हम लेते हैं। आई एम एक्सपेक्टिंग कि शायद दिल्ली के बराबर हम पीक लें और समवेयर 26 जनवरी से लेके और फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी यानी लास्ट वीक ऑफ जनवरी और फरवरी फर्स्ट वीक में मुझे ऐसा लगता है कि एक पीक संभावित है मैक्सिमम केसेस का। हाँ, स्ट्रिक्टनेस की बजाय मैं अगर एक बात कहूँ, स्ट्रिक्टनेस से वही आपने देखा, अभी आपने चैनल में शुरुआत में दिखाया, लोगों के पास बहाने हैं, ये है, और फिर वो सारी चीजें हमें शायद समाज को समझना पड़ेगा। शुभेंदु, अल्टीमेटली स्ट्रिक्टनेस इट्स नॉट पॉसिबल। एक एग्जाम्पल देता हूँ, मैं किसी को दोष नहीं देता हूँ, मैं पुलिस उपायुक्त से कई बार बात की, वो भी ठीक कहते हैं, और मैं भी, आप बताइए ना, हम कितने लोगों को जाकर चेक कर सकते हैं? पुलिस फोर्स कितनी है शुभेंदु? इवन गुड़गांव जैसे सिटी में 20,000 22,000 और यहाँ की पॉपुलेशन 40 लाख के आसपास। तो कैसे पॉसिबल है कि हम सबको वो कर सके? तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे ऐसा लगता है शुभेंदु, समाज को अपनी जिम्मेवारी अब समझनी पड़ेगी। डॉक्टर चावला ने भी कहा, डॉक्टर हेमंत ने भी कहा। बिल्कुल, ये बड़ा जरूरी है। बिल्कुल सर, जाहिर तौर पर ये बड़ा जरूरी है कि हम सबको अपनी जिम्मेदारी को समझने की जरूरत है।
बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अपना आपने कीमती समय दिया और हमारे सभी दर्शकों तक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आपने पहुंचाई है। लेकिन इस बढ़ते ग्राफ को देख करके आपको खतरा और चेतावनी के तौर पर इसको लेना होगा। पैनिक क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको किसी भी तरीके से परेशान होने की ज़रूरत है। बस आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है, तभी आप इस बढ़ते संक्रमण से बच पाएंगे। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।